नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार 4C सुप्रीम लॉ के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे एक जनता के बीच लोकप्रिय मुकदमा लेकर पुनः हाजिर हूँ। आइए हम आज का मुकदमा जनता की अदालत में शुरू करते हैं। फिर से एक बार कानून के एक ज्वलंत विषय को लेकर, जिससे हर आम आदमी, लोकतंत्र का हर सिपाही और लोकतंत्र का हर पुजारी कानून और लोकतंत्र के बीच में चल रही इस जंग को लेकर कहीं न कहीं आहत है, कहीं न कहीं अफेक्टेड है। जी हाँ, आज का मुकदमा है बाबा का बुलडोजर और कानून बड़ा कौन। आपने देखा होगा कि अखबार की सुर्खियां आए दिन बनती रहती हैं। क्या मध्य प्रदेश हो, क्या दिल्ली हो, क्या खरगोन के दंगे हों, या फिर इलाहाबाद, या फिर जहांगीरपुरी दिल्ली, ये सारे स्थान इस वक्त जाते वर्ष की सुर्खियों में रहे, क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर चला और बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया गया। तो आज का हमारा मुकदमा इसी विषय पर है कि स्टेट राइट टू डिमोलिश द बिल्डिंग। राज्य के क्या कानूनी हक हैं, क्या जनता के हक हैं, किस तरह से एक बिल्डिंग को गिराया जा सकता है, किस तरह से भारत के नागरिक को राज्य के द्वारा उसके प्रॉपर्टी से निर्वासित किया जा सकता है। संविधान क्या कहता है इस बारे में, कानून क्या कहता है। देखिए, हमारा यह जो चैनल है यह कानून का चैनल है, इसलिए हमेशा की तरह एक बार फिर मैं राजनीति को इससे किनारे रखूंगा। विषय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो ताज़ा कानूनी मसले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उन पे जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, वहीं तक यह विषय को मैं सीमित रखूंगा। राजनीति कानून को कहीं न कहीं प्रभावित तो करती है, तो इसलिए पासिंग रेफरेंस में मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि हमारा यह चैनल सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करता है। उसमें राजनीति जहां पे आएगी उसकी चर्चा कानून के तहत मैं ज़रूर करूंगा आपसे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कानून और राजनीति के इस खाल मेल पर विस्तार से चर्चा हो, तो और जिसमें कानून सार्वभौमिक हो, तो वह किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी। तो जो हमारा इस चैनल के लॉ से इतर कुछ सेक्शंस हैं, कुछ प्ले ग्रुप लिस्ट हैं, उसके लिए उसमें जाकर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ऐसा मेरा वादा नहीं, प्रयास, कोशिश रहेगा। खैर, वादे से लोग मुकर जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं, तो वो तो बाद का विषय है। तो आइए हम यहाँ पे आज का मुकदमा बाबा का बुलडोजर, कानून बड़ा कौन, इस विषय पे शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये जो विषय है डिमोलेशन का, कोई नया नहीं है। बाबा पहली बार कोई बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। हाँ, उनको इससे जोड़ दिया गया है। आज की तारीख में मीडिया उनको बाबा के बुलडोजर के नाम से या बुलडोजर वाले बाबा के नाम से बुलाती है, ये अलग बात है। लेकिन यह विषय कोई नया नहीं है, और यह विषय और इस पर होने वाली राजनीति भी कोई नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में एक वर्ग विशेष, एक पार्टी विशेष की सरकार है, दिल्ली में एक सरकार के अंदर डीडीए और म्यूनिसिपैलिटी थी, उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी विशेष की बात है, तो महाराष्ट्र में कंगना रनावत का जो मकान गिराया गया, जो तोड़ा गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मेरे को जहाँ तक स्मरण आता है, लालू जी के दौर में भी लालू विरोधी कई नेताओं के मकान तोड़े जाने के प्रयास हुए थे, और इमरजेंसी की बात ही निराली है
इसलिए मैंने कहा राजनीति को अपने इस कानूनी चैनल से मैं अलग कर रहा हूँ। हाँ, जो विषय इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, जो विषय कुछ आए, कुछ लोगों ने, कुछ रिटायर्ड जजों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, कुछ इंडिविजुअल पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के पास जा कर के ब्लैंकेट बैन या इंटरिम रिलीफ की बात की डिमोलिशन के बारे में। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की टिप्पणी की। कहीं पे उसने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया, कहीं पे ब्लैंकेट बैन देने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए इस विषय को मैं 2 हिस्सों में रखकर आपकी सहूलियत के लिए, ताकि चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच जाए, मैं आज का यह मुकदमा शुरू करूंगा। देखिए, एक तरफ स्टेट स्ट्रक्चर्ड डिमोलिशन ड्राइव है एज ए कलेक्टिव पनिशमेंट। जिन मुकदमों की चर्चा या जिन राजनीतिक विषयों पे माहौल गर्म है, उसको अगर मैं एक ग्रुप के तहत रखना चाहूँ तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ अफेयर नन अदर देन बाय स्टेट। वो एक अलग विषय है, उस पर मैंने कहा फिर से चर्चा होगी, जहाँ पे स्टेट एक कलेक्टिव मैकेनिज्म के तहत, जैसा कि इन सारे केसों में हुआ, दंगे हुए, दंगे के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई, उसने कुछ लोगों को चिन्हित किया, चिन्हित करने के तुरंत बाद म्यूनिसिपैलिटी एक्शन में आ जाती है और 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ये तो स्टेट स्ट्रक्चर्ड कलेक्टिव पनिशमेंट ड्राइव है। ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। इसकी चर्चा अगर हम करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है, दूसरे देशों में भी हुई है। उससे सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निपटा है, कैसे निपटा जा सकता है, ये अलग विषय है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के हाथ इस विषय पे, इस तरह के विषय से निपटने के लिए तंग नज़र आते हैं। लेकिन हम जो आज का मुकदमा है, जो आज का विषय है, वो एक इंडिविजुअल तक सीमित रखेंगे कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक नहीं है और उसके खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई होती है, तो संविधान इस बारे में उसको अपने रक्षार्थ, अपने सपोर्ट में, अपने डिफेंस में किस तरह के अधिकार देता है, और म्यूनिसिपैलिटी या जो स्टेट है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो किस तरह से डिमोलिशन का ड्राइव अंडर लॉ कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो देखिए, इस विषय में एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो डिमोलिशन का कानून है वो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। तो ये स्टेट टू स्टेट इसमें कुछ वेरिएशन आता है, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो बेसिक टेनेंट्स हैं, जो भारतीय संविधान के तहत है, हम उनको लेकर के अगर एक चर्चा करें तो एक इन टोटलिटी, संपूर्णता में एक स्पष्टता आ जाएगी कि राज्य किन अवसरों पर, किन कानून के तहत एक व्यक्ति के संपत्ति को बुलडोज कर सकता है, डिमोलिश कर सकता है, गिरा सकता है, व्यक्ति को उसके संपत्ति से बेदखल कर सकता है, उसकी संपत्ति पे कब्जा ले सकता है। संपत्ति का अधिकार क्या फंडामेंटल राइट है, क्या ह्यूमन राइट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भी नहीं, या है तो संविधान इसके बारे में क्या कहता है। इन बातों की हम चर्चा यहाँ पे करते हैं अपने इस एपिसोड में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारियाँ लेकर कानून की जो आपको शक्ति संपन्न करते हैं, आपको अपने राइट्स के बारे में बताते हैं, लेकर आते हैं। और हाँ, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि एपिसोड अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, अगर संपूर्णता में, जैसा कि हम कह रहे थे, अगर हम बात करें तो 3-4 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि राज्य अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसको किस तरह के बेसिक्स टीनेंट्स का पालन अनुपालन करना होगा, करना चाहिए। कानून जिसकी बात करता है व्यक्ति के क्या हक हैं। तो पहला अधिकार, अगर राज्य के सरकार को या जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, डीडीए है, एमसीडी है, नगर पालिका है, पालिका परिषद है, उसको लगता है
कि इस व्यक्ति का एक पर्टिकुलर भवन, बिल्डिंग, भूमि, जो भी संपत्ति है वह इलीगल है, ऐसा उसको प्रतीत होता है प्रमाणों के आधार पर, और वह कार्रवाई करना चाहता है, तो इसकी सबसे पहली शर्त जो बनती है वह है कि आप सामने वाले को राइट टू नेचुरल जस्टिस, राइट टू बी हर्ड जरूर देंगे किसी भी कार्रवाई को करने से पहले। अर्थात आप उसको नोटिस देंगे कम से कम 15 दिन इन एडवांस, जहां पे वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। इसके बाद ही आप उसके उस उत्तर को या तो स्वीकार करके अपने नोटिस को वापस लेंगे, या आप अस्वीकार करके उसको यह सूचना देंगे कि नहीं जी, हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और यह कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। वहाँ पे भी 2 प्रावधान आते हैं। आप उस व्यक्ति से स्वयं ही अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन हटा देने का नोटिस देंगे और कहेंगे अगर इतने दिन के अंदर आपने स्वयं ही यह कार्रवाई नहीं की, इस चीज़ों को ठीक नहीं किया, तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो यह तो हो गई पहली शर्त, राइट टू नोटिस, राइट टू बीइंग हर्ड, राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो दूसरी बात इसमें आती है वह यह आती है कि आप राइट टू अपील भी देंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति से आप संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिन का समय उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए कि वह ऊपर की ऑथोरिटीज़, ऊपर की अदालत या ऊपर की जो भी जुडिशियल बॉडी है वहाँ पे वह अपील में जा सके। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि किन कानून के तहत, किन धाराओं के तहत आप यह कार्रवाई कर रहे हैं, किस आधार पे आपने उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बिल्डिंग को इलीगल घोषित किया है। तो यह कुछ मूल बातें किसी भी इंडिविजुअल, देखिए राजनीति को मैंने पढ़े कर दिया है कि उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फ़िलहाल हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के इलीगल डिमोलेशन की चर्चा कर रहे हैं। अब इस बारे में जो कानून, जहाँ पे मैंने कहा ये स्टेट स्पेसिफिक कानून है, लेकिन जहाँ जिन बातों पर एक रूपता है, होनी चाहिए या जिनको माना गया है, वो पहला बात है कि राइट टू नोटिस, बिना किसी प्रॉपर नोटिस के आप किसी भी व्यक्ति के मकान को गिरा नहीं सकते, बुलडोज नहीं कर सकते, ध्वस्त नहीं कर सकते। दूसरी और बात जो इन दिनों जो कार्रवाई देखने में आई कि राइट्स हुए, दंगे हुए, और आपने दंगे में जो लोग आरोपित हुए उनके बिल्डिंग को गिराने का काम किया। 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई आपने पूरी कर ली, पुलिस टू म्यूनिसिपैलिटी टू बुलडोजिंग। तो संविधान किसी भी तरह ऐसा संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है कि दंगे के मुजरिम के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जा सके। और तीसरी बात, व्यक्ति को उसकी सुनवाई का अधिकार है, आपको उसको सुनना है। जहाँ तक राज्य के अधिकार का सवाल है, बिल्कुल संविधान राज्य को, व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित करने का अधिकार उसको देता है, लेकिन उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, जिसको स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। वो जो प्रोसेस है, वो जो अधिकार है स्टेट को, ये आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जो कि राज्यों के द्वारा शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा था इमरजेंसी के दरमियान, उसको मद्देनज़र देखते हुए संविधान में यह संशोधन लाया गया। आर्टिकल 300A 1978 में आया, जिसने राज्य के इस ताकत की पे रोक लगाने का काम किया कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य से या किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रभावित होकर एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने राजनीति देखा कि आज जो लोग कटघरे के इस पार खड़े होकर
उस पार उंगली उठा रहे हैं, राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं, कभी वो भी इसके दोषी रहे। और जो सरकारें आईं उसने संविधान के तहत आर्टिकल 300A ला करके प्रोसेस और प्रोसीड्योर दोनों को डिफाइन करने का काम किया। इस आर्टिकल के तहत अगर हम सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को विभिन्न मुकदमों के आधार पर, विभिन्न जजमेंट के आधार पर अगर क्वाडिफाई करें, एक शब्द में कहना चाहें, तो इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट यह मानती है कि संपत्ति का अधिकार एक ह्यूमन राइट अधिकार है, मानव अधिकार का उल्लंघन है अगर राज्य सरकारें इसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट विभिन्न जजमेंट के आधार पर राइट टू अपील की भी बात करती है कि व्यक्ति को अपील करने का अधिकार होना चाहिए। जो बेसिक कंसर्न्स हैं या जो सवाल उठ रहे हैं वह यह भी है कि संपत्ति से जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से राज्य के द्वारा निरूपित किया जाता है, हटाया जाता है, तो वह उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का भी अंडर आर्टिकल 14 जो इक्विलिटी समानता का अधिकार है उसका भी उल्लंघन है। फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 का भी यह उल्लंघन है। इस तरह के गैर कानूनी कृत्य चाहे वो राज्य सरकार द्वारा ही क्यों नहीं किए जा रहे हैं, दंगों को रोकने के नाम पर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, राजनीतिक विदेश के नाम पर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, बदले की भावना से की गई कार्रवाई के नाम पर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसको आर्टिकल 19 का भी वायलेशन माना जाएगा। एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का भी यह आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। इसीलिए राइट टू डिमोलिश अगर राज्य का अधिकार है तो राइट टू डिफेंड व्यक्ति का भी अधिकार है। और किसी भी प्रभावित व्यक्ति को, अफेक्टेड पर्सन को विदाउट बीइंग राइट टू हर्ड का की सुविधा दिए अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसे लोकतंत्र के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ ही माना जाएगा। हमारे संविधान का रूल ऑफ लॉ एक बेसिक फीचर है और किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा की जानी चाहिए। आर्टिकल 300A इसी रक्षार्थ, रूल ऑफ लॉ के रक्षार्थ ही इमरजेंसी के बाद 1978 में लाया गया। डिमोलेशन की इस कार्रवाई को समझने के लिए और उसमें व्यक्ति और राज्य के बीच में जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, जो क्लैश ऑफ राइट्स है, उसको अगर समझना है तो हमें जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, को दृष्टिपात करना होगा, को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और जो दूसरा कानून या जो दूसरा जजमेंट इस बारे में कोट किया जा सकता है वह टी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राज्य सरकारें सार्वजनिक हित के लिए किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से निष्कासित कर सकती है, उसकी संपत्ति ले सकती है, कब्जा कर सकती है, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस इज पब्लिक गुड, फॉर द पब्लिक पर्पस। और उसके लिए व्यक्ति को, राज्य सरकार को मुआवजा भी देना पड़ेगा, मुआवजा का भी प्रावधान है। तो अगर आपके खिलाफ राजनीति को फिलहाल हमने जैसा कह दिया कि किनारे करके व्यक्ति के अधिकार पर अगर कोई हमला होता है तो आर्टिकल 300A रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और वो जो प्रोसेस है राइट टू नोटिस, राइट टू बीइंग हर्ड एंड राइट फॉर कंपनसेशन के तहत आप राज्य सरकार या अपनी नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी या जो भी कंट्रोलिंग बॉडी है जिसने आपके खिलाफ यह कार्रवाई की है के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको न्याय मिलेगा। अगर आप ऐसी ही किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो संपर्क करें
4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल को हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को 4C सुप्रीम लॉ के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।